राम क्लासेस बूंदी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। किस प्रकार से आएंगे कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। जो अपना राजस्थान राज्य है इसकी सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, पंजाब के साथ बहुत कम सीमा लगती है। समझ में आया। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है। जो हमारे राजस्थान का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों को टच करता है, तो वो कितने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों को वो टच करेगा। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को टच करता है, तो वो कितना टच करता है वो बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा 1070 किलोमीटर। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के किस प्रदेश को में बीहड़ मिलते हैं, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर बीहड़ मिलते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंबल बेसिन के अंदर बीहड़ मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताना कि बीहड़ होते क्या हैं। क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार विस्तार है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर विंध्य पठार विस्तार है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी जैसा क्षेत्र है जहां पर विंध्य का पठार का विस्तार है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स सबसे ऊंची पर्वत चोटी, बताइए मुझे। तो वो हो जाएगी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझ में आया। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकेंड। 57 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, यानी आपसे ये पूछा है कि दूसरा, पहला सबको पता है कि जयपुर है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, यानी आप सभी राजस्थान के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना राजस्थान राज्य है इसकी स्थापना दिवस कब है, तो कब आता है 30 मार्च को, जो अभी आने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि राजस्थान के अंदर बेकार भूमि क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक है वह कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का एक ऐसा भी जिला है जहां पर बहुत ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा बेकार भूमि है, वहां पे मतलब कि कोई यूजफुल ही नहीं है, तो वो किस जिले के अंदर है, तो वो हो जाएगी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका फ्रेंड्स कारण क्या है कि जैसलमेर के अंदर बारिश ना के बराबर होती है, इसी वजह से जब बारिश ही नहीं होगी वहां पे पानी की भी बहुत कमी है, तो बिना पानी बिना बारिश के फसल कैसे हो सकती है। तो राजस्थान का जिला जैसलमेर है जहां पर मतलब कि बहुत ज्यादा बंजर भूमि है, वो एक उसका कोई मतलब बेकार भूमि है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि जिस राज्य में के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। आप फ्रेंड्स ये मत सोचना कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने की क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर है वो मतलब कि आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप मतलब कि ना समझ पाए, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो राजस्थान राज्य की सबसे कम मतलब कि अंतर्राज्यीय सीमा किस में लगती है, तो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी पंजाब के अंदर सबसे कम लगती है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। जो अपना राजस्थान है राज्य है इसका आकार किस प्रकार का आ जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि आकार के बारे में बताइए, तो कैसे देगा, क्या तो पतंगाकार या फिर विषम कोणीय। समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अब मुझे बताइए कि कितने जिलों की सीमा है जो अपने पाकिस्तान को टच करती है, तो वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर, यानी 5 नहीं फ्रेंड्स 4 हो जाएगा कि मतलब कि राजस्थान की 4 मतलब 4 राज्यों से सीमा टच करती है पाकिस्तान से।
अब आ जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63। क्या आता है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस मतलब जिले से लगती है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 63 में ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बीकानेर से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक पूछा है, सबसे कम में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसलमेर से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर सबसे अधिक लगती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65। ये क्या कहता है फ्रेंड्स कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल लगभग कितना है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपना राजस्थान है ये जो भारत है इससे मतलब कि कितना कम, मतलब कि लगभग कितना हो सकता है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11, यानी कितना है 10.41। तो इसको अपन 11 ही समझ सकते हैं क्योंकि ना ये 10 है ना 10.5, मतलब कितना है 11% समझ सकते हैं कि भारत का 11% हिस्सा राजस्थान का है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 कि राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सा जिला नया है। यानी आपको कुछ जिले के नाम दिए गए हैं, आप मुझे कमेंट में बताना कि अभी जो राजस्थान के नए जिले बने हैं तो उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। इसके बारे में 2 बार बैठक हुई है, एक बार तो 50 कर दिए गए थे, जब दोबारा बैठक की तब कितने किए गए, किस प्रकार से किए और कौन कौन से नए ऐड किए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतापगढ़। यानी नया मतलब कि 33वां जिला कौन बना था, तो वो था प्रतापगढ़, जो कि बहुत मतलब कि ये मैं आपको पहले क्वेश्चन इतिहास के करवा रही हूँ। अब नया कौन सा ऐड हुआ है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, यानी राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य है वो कौन सा है, वो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, धौलपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर सबसे छोटा जिला आता है। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अभी हमने छोटे के बारे में पढ़ा है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। यानी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पे मतलब कि पानी न होने की वजह से वहां की जो जमीन है वो बंजर रह गई, इसी वजह से उसका विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ा होकर भी वो सबसे पीछे रह गया। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है फ्रेंड्स कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब पहले के थे, इसलिए इसमें चेंज में नहीं हो सकता। तो अब कितने बन चुके हैं, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी फिलहाल ना प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 41 हैं और 7 संभाग हैं। समझ में आया। तो पहले तो थे 33, इसमें चेंजमेंट करने के बाद कितने हो गए, 41 और नए 7 संभाग बन चुके थे। एक बार बीच में न्यूज आई थी कि 50 हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से उनको संशोधित किया गया। अब टोटल कितने हो गए, 41। तो आपको करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, 7। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72 कि राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है। तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा है जो किस पड़ोसी राज्य से लगती है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी देखिए फ्रेंड्स, आज में आप समझ सकते हैं कि आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर है, इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर, यानी एक क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैंने हर क्वेश्चन को किया है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजस्थान की सबसे मतलब कि कुल स्थलीय जो लंबाई है वो कितनी है, तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स बताइए।
आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कि कितनी है। तो वो हो जाएगी 5,920 वर्ग मतलब किलोमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 कि राजस्थान में झामरा कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। जैसे आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, तो झामरा कोटड़ा है वो किस खनिज के लिए संबंधित यानी किस खनिज से वो बिलोंग करता है। तो किसका हो जाएगा, रोक। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय प्रज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है, तो बताइए कि विस्तृत रूप से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक कौन सा है, तो आप बताइए मुझे। तो वो हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खानें हैं। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर तांबे की खान है, तो वो हो जाएगी मकराना। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है 77 राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, यानी राजस्थान में जो तांबे का जो विशाल भंडार है वो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी के क्षेत्रों में, यानी जो खेतड़ी के क्षेत्र है यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार स्थित है। क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, यानी जो अपना राजस्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में कौन सा स्थान आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम स्थान। समझ में आया, क्योंकि सबसे अधिक भाग किसका है, राजस्थान का ही है, तो पहला स्थान राजस्थान का ही आएगा। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो किस में है, रेगिस्तान में है, पठारी क्षेत्र में है, पहाड़ी क्षेत्र में है या फिर मैदानी प्रदेश में है। तो किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा रेगिस्तान में। जो अपना राजस्थान है ना इसका अधिकांश भाग की दीवार तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में का ही बना हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भागों में विस्तृत है। जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के कितने भागों में विस्तृत है, तो वो हो जाएगा 2/3। समझ में आया, जो एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, यानी जो राजस्थान का सबसे कम भूभाग है वो कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी प्रदेश या फिर वन प्रदेश या फिर मैदानी प्रदेश या पठारी क्षेत्र। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे कम आता है बात जो पहाड़ी प्रदेश, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहाड़ बहुत कम है, पहाड़ी प्रदेश बहुत ही कम है। समझ में आया कि वन तो सब कुछ ज्यादा पर पहाड़ बहुत कम है। अब आता है जरगा पर्वत किस जिले में है। तो जरगा पर्वत है राजस्थान के किस जिले के अंदर आता है फ्रेंड्स, वो आ जाएगा उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जो रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिले के नाम से फेमस है। तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। यानी आप जानते हैं जो जैसलमेर है वहां पे रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, इसीलिए रण क्षेत्र बाहुल्य का नाम किसका है, जैसलमेर का। यानी किस किस जिले के क्या उपनाम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज के बारे में, हर फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब आता है जो अरावली है, तारागढ़ शिखर है, वो किस जिले में है। ऑप्शन नंबर जो 84 है क्या कहता है फ्रेंड्स, जो अरावली तारागढ़ शिखर है वो किस जिले के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, अजमेर के अंदर। आप जो ना जो तारागढ़ फोर्ट है वो भी अजमेर के अंदर ही है, तो आप इससे भी इसको पहचान सकते हैं कि जो तारागढ़ है वो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85 राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक विस्तार माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कछारी मृदा पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर हर तरह की मृदा पाई जाती है, तो जो कछारी मृदा है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है। तो मतलब कौन सा क्षेत्र, आपने जिला तो बता दिया, अब क्षेत्र भी बताइए कि कौन सा क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आता है बाजरा उत्पादन किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक होता है। जो बाजरे की फसल होती है, खरीफ की फसल है, इसका सबसे अधिक मतलब उत्पादन की बात की जाए तो किस मृदा में सबसे अधिक होगा। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बुल्लई मृदा में जो बाजरे की फसल है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89, मूंगफली की फसल किस प्रकार की भूमि पर सबसे अधिक उगती है। जो मूंगफली की जो खेती होती है वो किस भूमि में सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी पैदावार होगी तो कौन सी हो जाएगी, हल्कई बुलकई जो मतलब है ना मिट्टी मृदा के समान होती है, बहुत मतलब कि तुरंत मतलब ग्रोथ कर जाए, हल्की जो बलुई मिट्टी होती है उस पर मूंगफली की फसल अच्छे से हो पा सकती है। अब आता है मक्का के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। जो मक्का की फसल होती है इसके लिए कौन सी होती है, काली, काप, बालू या फिर दोमट। तो मक्का के लिए फ्रेंड्स वो होती है दोमट मृदा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में कमेंट में बताते रहिए कि आपसे 45 क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं हुए। अब आता है कि जो दोमट मृदा है वो किस क्षेत्र में नहीं मिलती। अब मुझे ये भी बताइए कि जो दोमट मृदा है वो किस क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है। तो कौन सा हो जाएगा, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर झालावाड़। तो फ्रेंड्स जो गंगानगर का हिस्सा है वहां पर दोमट मृदा नहीं पाई जाती है। अब आता है मिश्रित लाल काली मृदा सामान्यतः कौन सी फसल के लिए मतलब जरूरी होती है, यानी जो मतलब ऐसी होती है कि लाल काली का मिक्सअप होता है तो वो कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, जहाँ पर मतलब अच्छी ग्रोथ हो जाए उसके, जैसे चावल गन्ना हो गया, कपास मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कपास मक्का के लिए लाल काली मिट्टी का यूज सबसे अच्छा माना जाता है। अब आता है कि भूरी रेतीली मृदा किस तत्व में सबसे अधिक होती है। जो भूरी रेतीली मृदा है वो किस तत्व में सबसे अधिक होती है, तो वो होती है फास्फेट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फास्फेट भूरी रेतीली मृदा में सबसे अधिक तत्व के रूप में पाया जाता है। अब आता है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां कौन सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है। तो राजस्थान में अनेक तरह की मिट्टी पाई जाती है तो आपने पढ़ लिया, लेकिन सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, रेतीली, लाल पीली, जलोढ़ या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जलोढ़ मृदा राजस्थान के अंदर सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, यानी इसके ऊपर हर तरह की फसल हम उगा सकते हैं। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां में सर्वाधिक किसका मतलब कि कौन सी क्षेत्र सबसे अधिक है, सबसे अधिक मिट्टी मतलब कि कौन सी पाई जाती है राजस्थान के अंदर, तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगी रेतीली मिट्टी। जो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर अधिकतर रेगिस्तान ही है तो यहाँ पर जो रेतीली मिट्टी है ये अधिकतर देखने को मिलेगी आपको। अब आता है 96 क्वेश्चन कि राजस्थान में किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है, यानी जो एंटीसोल समूह की जो मृदा होती है राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी या फिर पश्चिमी, तो उसका हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है राजस्थान में भूरी मृदा प्रसार क्षेत्र कौन सा है, यानी जो राजस्थान के अंदर भूरी मृदा का जो प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, जैसे कि बनास नदी प्रवाह क्षेत्र हो, अरावली के दोनों तरफ हाड़ होती है, फिर दक्षिणी का राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो राजस्थान की जो भूरी मृदा के लिए कौन सा हो जाएगा माना जाता है अब तक, तो वो हो जाएगा अरावली मैदान के मतलब जो अरावली की पहाड़ी है इसकी जो दोनों तरफ की जो मृदा है ना वो भूरी मृदा प्रसार क्षेत्र के रूप में मानी जाती है। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि जहाँ मतलब कि जहाँ पर नदी हो, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, तो मतलब वहां पर जो मृदा होती है वो मतलब कि वो रेतीली पाई जाती है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बनास, माही, चंबल, घग्गर, तो वो हो जाएगी घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी के नाम से जाना जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99 कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, यानी ऐसी नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और वो पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर ही बहती है, तो क्या हो जाएगा, माही, लूनी, चंबल या फिर बनास।
तो कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूरी तरीके से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान में ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100। मेजा बांध निर्माण किस नदी पर हुआ था? जो मेजा बांध है वो राजस्थान की किस नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ था? कोठारी, पार्वती, खारी या फिर मानसी? तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? कोठारी। जो कोठारी नदी है इसके ऊपर मेजा बांध का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको टॉप मतलब कि 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। डेली हम इसी टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर भी दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया। थैंक यू। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए करवा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम अब आने वाला है, तो तैयारी भी हमें जोरों शोरों से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो आपको सेकंड थर्ड का वेट करना पड़ेगा। इसलिए एक जितना टाइम बचा है उतने टाइम में एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आ जाए। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, ताकि आपको कुछ ना कुछ बात तो इससे जुड़ी याद ही रहे। क्लियर हुआ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट को आता है कि चित्र विचित्र जो मेला है वो किस जनजाति से बिलोंग करता है? मेले का नाम क्या है? चित्र विचित्र। तो ये कौन से किसके द्वारा मनाया जाता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो चित्र विचित्र मेला है वो जो गरासिया होती है ना जनजाति, भील और गरासिया, उनके बीच मतलब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट मेलों में से माना जाता है। समझ में आ गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये कहाँ लगता है? साबरकांठा जिले में गुणबाखरी गांव में, जो कि राजस्थान के एकदम सीमा के ऊपर ही है। समझ में आ गया? अब इसका महत्व क्या है? ये आदिवासियों के लिए बहुत ही स्पेशल रखने वाला मेला होता है, और ये बोलिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले, यानी जो आदिवासी समाज वाले क्या क्या करते हैं ना, वहां से मतलब लोग बाहर बाहर से देखने के लिए आते हैं इस मेले को। इतना स्पेशल मेला होता है ये। नेक्स्ट आता है जो भीलों के जो घर होते हैं ना, भील जो जाति होती है उनके घरों को क्या कहते हैं? जैसे कि उनका जो सरपंच यानी मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं, तो उनका घरों का भी एक नाम होता है, तो उसको बोलते हैं टापरा या फिर कू। क्लियर हुआ? यानी जो भील जाति के जो घर होते हैं उनको टापरा या कू कहा जाता है। इसके साथ ही उनके जो जिनके झोपड़ी होती है ना उसको बोला जाता है फला। समझ में आ गया? और कोई बड़ा गांव है तो उसको बोला जाएगा पाल, या फिर कोई बंगला है ना तो उसको सामूहिक घर या फिर पंचायत आदि का मतलब है ना, उसे बंगले के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से नाम हो जाएगा? घर को बोला जाएगा टपुकरा या कू, झोपड़ी को बोला जाएगा फला, तो जो बड़े गांव है ना, जो पूरा गांव है कोई, उसको बोला जाएगा पाल, और कोई मतलब कि बहुत बड़ा घर है ना उसको बोला जाएगा बंगला। क्लियर हो गया? यानी सारे डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान की संस्कृति विशेष स्थान दिया गया है, यानी जो राजस्थान की संस्कृति है उसको एक स्पेशल मतलब कि नाम क्यों दिया गया है, किसकी वजह से दिया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो अतिथि सत्कार होता है ना वो सबसे अलग होता है। यानी अपनी जो संस्कृति है, मतलब हम क्या मानते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होता है भगवान के समान होता है। तो हमारा राजस्थान की यही संस्कृति है जो हमें सबसे अलग रखती है, सबसे मतलब कि हटके रखने का काम करती है, कि हम जो अतिथि होता है उसको भगवान के स्वरूप मानते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इस प्रकार से आता है, देखो राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी प्रथाएं मौजूद है, जानते हैं ना, कि शादी ब्याह की अलग होती है, मरने की अलग होती है, बच्चे होते हैं तो अलग होती हैं। उसी प्रकार से एक प्रथा होती है मोसेर, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जाना जाता है मोसेर प्रथा को? तो ये बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो मोसेर प्रथा होती है वो होती है जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, यानी कि मतलब कि जो किसी के डेथ के बाद 12 दिन तक मतलब कि क्या होता है ना कि गरुड़ पुराण चलते हैं, यानी सब लोग आ आके जाते हैं उनको मतलब कि सातवां दिन देखने की कोशिश करते हैं। क्रियाक्रम के बाद है ना, जो मतलब कि वो होता है ना, जो 12वें दिन का जो खाना होता है उसको बोला जाता है मोसेर। समझ में आ गया कि मोसेर क्या होता है? तो मोसेर का मतलब यही होता है कि जो 12वें दिन का जो खाना होता है ना, जो जीवित मुख्य हो जाता है, का मतलब होता है मृत्यु भोज, यानी मतलब कि शोक के बाद मतलब कि जो भी लोग आते हैं वो खाना खाकर जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस भोज का मतलब होता है कि जो परिवार को सांत्वना देने लोग आए हैं उनको मतलब कि कठिन मतलब कि इस ऐसे मतलब वक्त के अंदर उनको मतलब कि अपना मतलब कि सहारा देने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, उनको मतलब कि सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया?
अब नेक्स्ट आता है कि हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। जो हाडा राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो हो जाएगा बूंदी। क्लियर हो गया। तो कौन सी थी, बूंदी। कहाँ की थी, हाडा राजपूत चौहान वंश की शाखा थी जो कि अग्नि वंश से संबंध रखते हैं। मतलब कि कहाँ पर आप, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाड़ौती क्षेत्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए हाड़ौती क्षेत्र दक्षिणी पूर्व राजस्थान के अंदर स्थित है, जो कि बूंदी के हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यानी राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी, बूंदी। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के सी आर दास किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान के सी आर दास के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौन से आएंगे, मुकुट बिहारी लाल भागौर, जिनको राजस्थान के सी आर दास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िए, जिनका आंसर आपको आता है उनके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना। नेक्स्ट आता है कि गणेश्वर टीला किस जिले में स्थित है। एक टीले का नाम आता है गणेश्वर टीला, लेकिन तो वो किस जिले में स्थित होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो गणेश्वर टीला है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण युग का मतलब सभ्यता से बिलोंग करता है, जो कि राजस्थान के सीकर जिले यानी नीमका थाना तहसील के अंदर मिलता है। समझ में आ गया, यानी सीकर जिले के अंदर पड़ता है, जो कि कहाँ पर है, नीमका थाना तहसील में पड़ता है। अभी क्यों स्पेशल है फ्रेंड्स, पूछ ले तो यहाँ पे यह एक प्राचीन मतलब अरावली की पहाड़ मतलब है ना कि ढलान रेतों से बना हुआ एक कांतिल नदी का स्रोत है, इसकी वजह से ये फेमस है। अब वहां पर क्या क्या अवशेष मिले थे, कोई पूछे तो आपसे, तांबे के औजार, तीरे का सिर, मछली, चूड़ियां, छेनी आदि के अवशेष मिले थे। और इसकी खुदाई कब की गई थी फ्रेंड्स, तो की गई थी 1977 के अंदर इसकी खुदाई की गई थी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर है। स्थान कौन सा हो जाएगा, सीकर जिले में नीम का थाला से मतलब कि 10 किलोमीटर दूर, मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर ये जगह पड़ती है। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। यानी राजस्थान के मुस्लिम संत है मीरा साहब, उनकी दरगाह किस मतलब कहाँ पर वो स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रेंड तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, यानी जो कि अजमेर में है ना तारागढ़ दुर्ग, वहां पर ये स्थित है। कौन थी, मतलब कि मीरन साहिब थी, जिसको मतलब कि संत मीर साहब के नाम से जाना जाता है। क्या था वहां पे, दरगाह थी। कहाँ पर थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहाँ है, तो तारागढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और यह दुर्ग अजमेर में ऐतिहासिक तारागढ़ की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर दरगाह पर उर्स का आयोजित किया जाए, यानी जैसे कि हम मेला कहते हैं ना, उसी तरह से उनकी लैंग्वेज में इसे उसर का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, यानी जो राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर क्या स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, इसके बारे में बताना है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, जोधपुर में। समझ में आया। जो मेहरानगढ़ किला है, जिसको मेहरन किले के रूप से जाना जाता है, वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। अभी कब बनाया था, अगर कोई पूछे आपसे, तो 1459 के अंदर इस दुर्ग की मतलब स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और ये कि मतलब ये एक ऐसा मतलब कि पूरे देश में सबसे बड़े किलों में माना जाता है, सबसे मतलब नंबर 1 पे आता है ये। क्यों आता है, क्योंकि इसके जो किले की जो दीवारें हैं ना, वो 410 फीट ऊंची है। समझ में आया, यानी 410 फीट ऊंची, तो कितना ऊंचा हो गया ये दुर्ग। तो ये इसकी स्पेशलिटी है जो मैंने आपको बताई। हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लकड़ी की जो होती है ना नकाशीदारी होती है, वहाँ के फर्नीचर बड़े फेमस है। तो वो कहाँ के फेमस है, जैसे कि भारत में 2 जगह होती है जहाँ पे लकड़ी के फेमस पूरे मतलब विश्व में फेमस है। तो भारत की 2 जगह है, और वो एक जगह हमारे राजस्थान में भी आती है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो जगह कौन सी है। तो फ्रेंड्स, राजस्थान की हो जाएगी जोधपुर, और दूसरी आती है बरेली, जहाँ के मतलब कि फर्नीचर बहुत ही फेमस है। अब देखिए फ्रेंड्स, जोधपुर में मतलब क्या स्पेशल है इसके अंदर, तो इसमें ये स्पेशल हो जाएगा जोधपुर में कि राजस्थान का जो जोधपुर शहर है वह एकदम पारंपरिक आधुनिक फर्नीचर, मतलब कि वहाँ के जो फर्नीचर होते हैं एकदम से मतलब कि उनकी कारीगरी मतलब है ना अपनी संस्कृति को ऐसे प्रेजेंट करती है जिसके मतलब एकदम उभर के अलग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो बरेली है ना, वहाँ पर एक है जो सिकलापुर नाम के स्थान है, वहाँ के फर्नीचर भी पूरे मतलब कि वहाँ के जो कारीगर है ना, वो इस तरीके के डिजाइन करते हैं बड़े पैमाने के ऊपर कि पूरे देश विदेश से लोग मतलब देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, इतने फेमस है वहाँ के। तो
यूपी की बरेली और राजस्थान की जोधपुर हमेशा फेमस रहेंगी फर्नीचर के मामले में। नेक्स्ट आता है कि जहूद खां जो मेवाती था, वो जो उरक खां मेवाती मतलब वादक है, किस चीज के वादक थे वो? नाम आ जाएगा जरूर खां मेवाती, उरुख खां मेवाती। तो किसके थे वो थे भपंग के। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सपेरा नृत्य, राजस्थान का एक प्रसिद्ध मतलब कि सुपर फास्ट यानी ऐसा नृत्य जो बच्चे बच्चे को पता होता है। सपेरा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, जो कानबेलिया लोग होते हैं ना, मतलब कि उसकी जो नृत्य करते हैं वो लोग एकदम नागिन की तरह डांस करते हैं। यानी कुछ कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। यानी जो कानबेलिया समुदाय होता है बिल्कुल नागिन की तरह डांस करते हैं, तो सपेरा नृत्य के नाम से कानबेलिया जाति को जाना जाता है। और ये कहाँ की फेमस है? थार के रेगिस्तान में किया जाने वाला जो नृत्य होता है उनमें से एक होता है। इसमें सपेरा नृत्य और स्नेक चामर नृत्य दो इसके फेमस नृत्य होते हैं। तो इसके साथ ही एक बात बताऊंगी ना, 2010 के अंदर इसको मतलब यूनिक जो होता है ना, यूनेस्को है, उन्होंने अपनी सूची में इसको शामिल किया है। इतना स्पेशल यानी राजस्थान की कला और संस्कृति इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि मतलब कि यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। नहीं कहते ना कि सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसको मतलब कि अपने पक्ष में ले लिया गया है। और ये ऐसा होता है, ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही डांस करते हैं एकदम नागिन नागिन की तरह। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? यानी जो महाराणा प्रताप थे उनकी छतरी कहाँ है, इसके बारे में बताइए। जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि जो महाराणा प्रताप की छतरी है वहां पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि कहाँ पर है तो बताइए। चावंड के पास है बारडोली। समझ में आया? यानी बारडोली के अंदर वहां की उनकी छतरी है, जो कि कहाँ पर है? चावंड के पास आती है, जो कि गांव में स्थित है। स्थान हो जाएगा चावंड के पास बारडोली। विशेषता क्या है? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था, इसलिए वो जगह बहुत ही फेमस की गई है। समझ में आया? 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के बीच में दिवेर का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। जिससे उनका मतलब कि वहां पर उनका चावंड किला बना था, जो कि मतलब कि पूरे भारत के अंदर मतलब फेमस है। समझ में आ गया? और महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ झील के बीच बनी हुई है। और महाराणा प्रताप का निधन उनके सख्त धनुष पंचांड करते समय एक अंदरूनी चोट लगने से हुआ था। समझ में आ गया? जो महाराणा प्रताप थे उनकी डेथ किस प्रकार से हुई थी? वो जो धनुष होते हैं ना, प्रत्यंचा धागे से वो लगाते हैं, तो उनको एक अंदरूनी चोट लगी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं, जो चरी नृत्य होता है वो किस जाति द्वारा, उनकी महिलाओं द्वारा किया जाता है? नाम क्या जाएगा? चरी नृत्य। कौन करता है? ये जो गुर्जर जनजाति की जो लेडीज होती है ना वो करती हैं चरी नृत्य। नेक्स्ट आएगा नोगजे का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नाम हो जाएगा नोगजा जैन मंदिर। तो कहाँ पर किया जाता है ये? अलवर के अंदर किए जाने वाला फेमस नृत्य में से एक आता है नोगजा जैन मंदिर, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन आएगा, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सबसे कम विदेशी पर्यटक आते हैं। यानी जो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान तो मतलब कि इतना स्पेशल है, यानी कि ना हवा महल, लाल किला, लाल किला तो दिल्ली के अंदर है, कि जयपुर के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आमेर का किला, मतलब कि जल महल, ये सब चीज देखने के लिए बाहर बाहर से लोग आते हैं। जैसे जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। यानी हमारे राजस्थान के अंदर हर जिले की एक अलग ही खासियत होती है। तो मतलब कि दूसरे देशों से भी लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो किस लिए आते हैं? तो उनकी मतलब संस्कृति में दिखाते हैं कि मतलब कि पहले के टाइम पे लोग किस प्रकार से क्या क्या करते थे, उनके इतने बड़े बड़े महल थे, किस प्रकार से वो क्या करते थे। तो वो है ना, बाहर के लोग है ना, इनको जाने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसलिए वो लोग आते हैं। तो किस महीने में सबसे कम आते हैं ये बताना है, यानी किस में सबसे ज्यादा आते हैं और किस में सबसे कम आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नवंबर और जून के अंदर सबसे कम और ज्यादा आते हैं। जैसे कि ना नवंबर तो मतलब कितना अच्छा मौसम होता है ना, कि गर्मियां जा रही होती है, सर्दियां आ रही होती हैं, तो मतलब एक अच्छा मौसम के तौर पर जहाँ पे सबसे अधिक आते हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो जून में सबसे कम आते हैं। तो जून में गर्मी तो वैसे सबसे ज्यादा पड़ती है, और राजस्थान में गर्मी तो सबसे ज्यादा पहले ही पड़ती है। तो जून में सबसे कम आते हैं, बल्कि नवंबर में सबसे ज्यादा आते हैं। समझ में आ गया? और नेक्स्ट आता है रानी उमादे, जो कि इतिहास में रानी के नाम से फेमस है। वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? रूठी रानी। तो उसके बारे में बताइए कि वो किस शासक की पत्नी थी। इतिहास की में पहली थी रूठी रानी, जो कि रानी उमादे के नाम से फेमस थी। बताइए वो किसकी थी? वो थी राव मालदेव की पत्नी थी। समझ में आ गया कि कौन थी? नाम क्या था?
उनका नाम था उमादे भाटियानी। समझ में आ गया, जिनको रूठी रानी के नाम से जाने जाते हैं। अब उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है, तो ये बताइए, क्योंकि बार बार पूछ लेते हैं कि भाई उनका नाम तो अच्छा था, रानी भटियानी, मतलब उमादे भटियानी, लेकिन उनको रूठी रानी क्यों कहा जाता है। तो एक बात कही जाती है कि एक दासी को लेकर मालदेव से वो रूठ गई थी। समझ में आ गया, यानी एक दासी के लिए वो राजा मालदेव से रूठ गई थी, इसीलिए उनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाने लग गया। यानी कमाल की बात है, एक दासी को लेकर रूठ गई तो उनका नाम इतिहास में पड़ गया रूठी रानी। समझ में आ गया, ऐसा हमारा इतिहास है। अब बताइए कि उमादे का संबंध किससे है। तो जैसलमेर के अलावा रावल लूणकरण सिंह की बेटी थी रानी उमादे। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान जो स्थापत्य कला है उसके जनक कौन है, रावण महाराणा कुंभा है, जो इसके स्थापत्य कला के जनक के तौर पर माने जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएगा, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है। यानी जो नंदिनी माता तीर्थ है वो किस जिले में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे के अंदर वांगड़ में स्थित है। समझ में आ गया कि बांसवाड़ा जिले के अंदर है, जो कि कहाँ पर है, बड़ौदिया कस्बे में वांगड़ में स्थित है। यानी आपको जिले का नाम दिया गया है, जगह का नाम तो मतलब कि बहुत डीपली चला जाएगा, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे तो भी नहीं समझ कर पाओगे। तो राजस्थान का राज्य होता है बांसवाड़ा, वहां पर एक जिला है बड़ौदिया, वहां पर वांगड़ के पास नंदिनी माता का मंदिर मतलब तीर्थ के बना हुआ है। समझ में आ गया, जिसे वागड़ का पागड़ भी कहा जाता है। नहीं, वागड़ का पावागढ़ किसे कहते हैं, नंदिनी माता तीर्थ को कहा जाता है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे में, स्टेट हाईवे के पास पर ये है। और इसका दूसरा नाम क्या जाएगा, वागड़ का पावगढ़ इसका विशेष नाम हो जाएगा। और इसकी मतलब विशेषता क्या होती है, यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के विशाल एक चोटी के मतलब के ऊपर बना हुआ है, यानी पहाड़ के ऊपर बना हुआ मंदिर है। समझ में आ गया। और मंदिर तक पहुंचने के लिए मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक बोले ना, तो 500 सीढ़ियां बनाई गई है, यानी सीढ़ियां चढ़कर इस मंदिर में जाया जाता है। हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे। बताइए, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे जिन्हें मतलब कि बहुत स्पेशल माना जाता है। तो कौन हो जाएंगे, महाराजा सवाई सिंह मान द्वितीय, जो कि राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख थे। समझ में आ गया। इन्होंने क्या क्या काम किए थे, इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा काम किए थे, मतलब कि है ना, संविधान में भी काम किए थे, मतलब कि ना कि राज मतलब कि ना कि वो रा, राजस्थान के राज प्रमुख के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। यानी अब क्वेश्चन बताइए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में कमेंट में अच्छे से बताना कि राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कौन जानते हैं। नाम तो मैं आपको बता देती हूँ कौन था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 के अंदर अपना पदभार संभाला था। उनकी नियुक्ति कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1956 में उनकी नियुक्ति हुई थी, यानी नियुक्ति उन्होंने की थी। समझ में आ गया। इसके साथ ही उन्होंने 1955 से लेकर 56 में दिल्ली मतलब कि दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया था, जिन्होंने राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर भी काम किया था। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप इनके बारे में कुछ और चीज जानते हैं कमेंट में जरूर बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।